शोषण से भी आगे यह सरकार हत्या पर उतारू हो गई है। अब यह सरकार किसानों की हत्या कराने लगी है। नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि में देश के, जैसे वो कहते हैं कि कीड़े मकोड़े की तरह किसानों को मानते होंगे, जो इनको गाड़ियों से रौंदा देते हैं। जिसका बाप भी बात बोल लिया है बेटे का, जिसका बाप भी भाषा बोल लिया है उसका बेटा तो समझेगा कोई कानून है ही देश के अंदर। जब मेरा बाप गृह मंत्री कह रहा है उसने उसको लागू कर दिया। याद रहे कि मैं मंत्री, विधायक, सांसद बनने से पहले बहुत कुछ था। वो बहुत कुछ क्या थे वो हमको भी पता है कि वो एक डॉन थे, वो एक गुंडे थे, और जो आज भी हैं उनका असली चेहरा सामने आ गया है। सैया भैया कोतवाल तो फिर डर काहे का, बाप चुनौती दे दे किसानों के नरसंहार की, बेटा नरसंहार कर दे, प्रधानमंत्री नरसंहार करने वाले को गृह राज्य मंत्री बना दे। तुम्हारी आरएसएस की टोपी तो खुद ही काली है। तुम्हारा पूरा आरएसएस कुनबा जो राष्ट्रभक्ति बात हमसे करता है वो तो टोपी काली उड़ता है भैया। और जहां ये योगी सरकार कहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो सबसे पहले तो मैं इनके कानून के राज का ही पर्दाफाश करता हूं, इसे उजागर करता हूं। आपने देखा होगा किस तरीके से करनाल में एसडीएम ने किसानों के सर फुड़वाने का ऑर्डर दिया, किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों पर लठ बजाने का आह्वान किया। आतंकी वारदात कराने वाले आतंकी भी हमारे देश में भाजपा परिवार की इच्छाधारी नाग हो गए हैं और तालिबान के ये ताबेदार हो गए हैं। देश का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, उसकी नसों में नशीला पदार्थ, ड्रग्स घुसाने के लिए हेरोइन मंगाई जा रही है, और किसान काले कानून हटाने की बात कर रहा है, वो कुचलवाए जा रहे हैं, और जिनका अवैध छज्जा गिराया उनको ब्लैक कमांडो और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और मेरे साथ में है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गैर राजनीतिक असली हरिपाल बेलारी, और उनके साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके हरीश पूर्ण। और आज हम अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में राजधानी दिल्ली में आप सब लोगों को जानकारी है कि किस तरीके से 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किसानों का नरसंहार किया गया। और आप ये भी जानते हैं कि किसानों का नरसंहार करने के लिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 जुलाई 2021 को अजय मिश्रा उर्फ टेनी को गृह राज्य मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। अभी हम बात करेंगे गन्ना को लेकर। अभी आप सब लोग जानते हैं कि गन्ना को लेकर बड़े गाल बजाए जा रहे हैं। मैं आपको शुरुआत करता हूं कि गन्ना की जब कीमत 325 रुपये क्विंटल थी, मैं 2018 का जिक्र करूं तब $5 की कीमत 325 रुपये थी, और आज $5 की कीमत 370 रुपये हो गई है। हमारे देश में किसानों के गन्ने की मिठास ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हमारे देश में रुपए की कीमत गिर गई। इसमें किसानों का दोष नहीं, ये अपराध है हमारे देश में फर्जी डिग्री वाले की सरकार का, जिसके कर्मों से रुपए की कीमत गिर गई। इस संदर्भ में हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि गन्ने की पूरी राजनीति पर आप विस्तार से बात रखें। नमस्कार। और सबसे पहले तो रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इजाज़त से मैं सारी बातें रख रहा हूं। मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी सरकार है, वो किसानों का शोषण तो उसी दिन से कर रही है जिस दिन से वो गद्दी पर आई है। मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण और व्यवहारिक शोषण। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहले दिन से ही किसान को ना अपनी फसल का उचित दाम मिल रहा है और ना समय पे भुगतान मिल रहा है। आज लेकिन शोषण से भी आगे यह सरकार हत्या पर उतारू हो गई है। अब यह सरकार किसानों की हत्या कराने लगी है। किसानों के ऊपर अत्याचारी नरसंहार, जिस तरह से, मैं सरकार को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार का मंत्री 3 दिन पहले बयान देता है कि मैं ऐसे किसानों को 2 मिनट में अकल ठिकाने लगा देता हूं या 2 मिनट में ठीक कर देता हूं। और याद रहे कि मैं मंत्री, विधायक, सांसद बनने से पहले बहुत कुछ था। वो बहुत कुछ क्या थे वो हमको भी पता है कि वो एक डॉन थे, वो एक गुंडे थे, और जो आज भी हैं उनका असली चेहरा सामने आ गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी नीतियों पर आता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों का, मजदूरों का पूरी तरह से शोषण कर रही है, और मैं तथ्य आपके सामने पेश रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है, और योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी तरह से
मैं भी अभी दिल्ली में हूँ, प्रेस क्लब में बैठा हूँ, तो मैंने भी दिल्ली में प्रेस क्लब पहुँचते पहुँचते सैकड़ों होर्डिंग देख लिए कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ने का भुगतान हो चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि किसान उत्तर प्रदेश के हैं, भुगतान उत्तर प्रदेश में सरकार कहती है हो गया है, और होर्डिंग दिल्ली में लगाए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में किस तरह से किसान परेशान है कि पूरे देश में एक गन्ना कंट्रोल ऑर्डर है, गन्ना कानून है, और जहां ये योगी सरकार कहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो सबसे पहले तो मैं इनके कानून के राज को ही पर्दाफाश करता हूं, इसे उजागर करता हूं। इसमें गन्ना कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार ना तो उत्तर प्रदेश में किसान को गन्ने का भुगतान हो रहा है 14 दिन में, जो कि गन्ना कंट्रोल ऑर्डर में ऑलरेडी निहित है कि 14 दिन में किसान को गन्ने का भुगतान होना चाहिए। अब दूसरा, सरकार कहती है कि किसान को C2 + 50% हम भुगतान और भाव देते हैं, जो भाव है वो C2 + 50% स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से देंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं होता है। मैं सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का गन्ना शोध केंद्र शाहजहांपुर में है, और गन्ना शोध केंद्र ये बताता है कि 1 क्विंटल गन्ने को उगाने की जो कीमत है, तत्काल के ये आंकड़े हैं कि 318 रुपये प्रति क्विंटल लागत आती है 1 क्विंटल गन्ना उगाने में। मेरी लागत नहीं, सरकार ये लागत निर्धारित करती है, और सरकार जब 318 रुपये प्रति क्विंटल लागत बताती है तो सरकार की पोल तब खुल जाती है कि सरकार C2 + 50% नहीं दे रही है, जब मात्र 25 रुपये बढ़ाती है। सरकार नीतियों से चलती है। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं, 25 रुपये प्रति क्विंटल किस नीति के हिसाब से बढ़ाए हैं? क्योंकि किसान को ये टुकड़ा डाला जा रहा है, और टुकड़ा डालना बंद करे, क्योंकि चुनाव सर पे है। किसान अब 25 रुपये के बहकावे में नहीं आएगा। किसान को C2 + 50% का भुगतान चाहिए, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 318 रुपये + 50% का हमें भुगतान चाहिए। तो योगी जी की जो आंकड़े हैं, योगी जी के जो वादे हैं, वो पूरे खोखले हैं। पूरी तरह से ये सरकार किसान विरोधी है। बस एक सेंटेंस बोल के बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अभी लखीमपुर में किस तरह से नरसंहार किया गया, किसानों को कुचला गया गाड़ियों से, लेकिन अगले ही दिन भारत के प्रधानमंत्री लखनऊ में जाकर आज़ादी महोत्सव मनाते हैं, लेकिन किसानों के लिए उनके पास संवेदनाओं भरा एक शब्द नहीं होता। और यदि मोदी जी किसानों से संवेदना रखते थे तो 100 किलोमीटर दूर लखीमपुर भी किसान परिवार से जाकर मिल सकते थे, जिन्होंने अपने किसानों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है, क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने कुचला था। तो इससे पता चलता है कि मोदी जी किसानों से कितनी नफरत करते हैं। धन्यवाद। माना कि नरेंद्र मोदी जी के दृष्टि में देश के, जैसे वो कहते हैं कि कीड़े मकोड़े की तरह किसानों को मानते होंगे, जो इनको गाड़ियों से रौंदा देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की जान गई, उसके संदर्भ में भी वो मौन रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहा है हमारे पास सारे सबूत हैं, मेरा बेटा निर्दोष है। मतलब सैया भैया कोतवाल तो फिर डर काहे का, बाप चुनौती दे दे किसानों के नरसंहार की, बेटा नरसंहार कर दे, प्रधानमंत्री नरसंहार करने वाले को गृह राज्य मंत्री बना दे, तब ऐसी दशा में सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर नोटिस चिपकाने का खेल चल रहा है। हरिपाल जी हैं बैठे हुए, मैं आग्रह करता हूँ कि हरिपाल जी बताएंगे कि इस समय जो उत्तर प्रदेश की दशा है, किसानों के नरसंहार के बाद कितना रोष किसानों में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने छात्र जीवन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे किसान आंदोलन में कूदे और जीवन लगा दिया। जिस वक्त लोग अपने भविष्य को संवारने के लिए युवा सोचता है, उस वक्त देश के किसानों के लिए अपने जीवन को लगा देने वाले हरिपाल जी। ऐसा है रावत जी, उत्तर प्रदेश इस देश का 7वां राज्य है, और उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री आते हैं, और उत्तर प्रदेश में करीब 80 सीट आती है पार्लियामेंट की। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2022 में है। इस सरकार का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, और उत्तर प्रदेश की इन्होंने हालत बना दी है कि उत्तर प्रदेश के लोग इतने भयभीत कर दो, उनको एक नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं ये, कि उत्तर प्रदेश को डरा के जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के उनको डाइवर्ट कर दो, और ये मुद्दे चुनाव में नहीं आने चाहिए। मेरा सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सबसे अधिक बिजली के दाम हैं 22,000 रुपये प्रति वर्ष, एक 500 वाट ट्यूबवेल के और 10 ट्यूबवेल के 10 पावर के। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम करने का रेट है भारत के अंदर, मात्र 350 रुपये, हरियाणा में 362, पंजाब में 360। उत्तर प्रदेश में
एमएसपी पर सबसे कम खरीद होती है, सरकार बहुत तय करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु छोड़ दिए जंगलों में, जो पूरे खेत से बर्बाद कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 8,000 गन्ने का बकाया है, मुद्दे सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश के ये मुद्दे कहीं ना सामने आए चुनाव में, आर्थिक मुद्दों पर लड़ाई ना हो इलेक्शन में, इसलिए सरकार अब तक हिंदू मुस्लिम का कोड खेलती थी, अब ये हिंदू सिक्का खेलना चाहती है, कार्ड खेलना चाहती है। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं 1967 में चौधरी चरण सिंह जब बिलारी रामदेव इंटर कॉलेज में आए थे मैदान में, उन्होंने पंचायत की थी बहुत बड़ी। तो उन्होंने जेब से कागज निकला था, मैं पढ़ता था उस टाइम 8th क्लास में, साइकिल लेकर मैं भी चला कर देख चरण सिंह आ रहे हैं वहाँ। तो चौधरी चरण सिंह ने जेब से पर्चा निकाला था और पर्चा निकाल के ये कहा था कि देखो भाइयों, इस देश के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम जनसंघ है और इसका ये चुनाव घोषणा पत्र है। ये एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर जो राजनीति करती है और इसके चुनाव घोषणा पत्र में 3 शब्दों का, 3 अक्षरों का किसान शब्द नहीं है, किसान शब्द नहीं है उसके अंदर, कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने ऐलान किया था उस टाइम, आगाह किया था हमारे लिए कि अगर किसानों इस पार्टी को तुमने कभी भी अपने घर के दरवाजे खोल दिए तो जिस तरीके से भैंस को जोंक चूसती है और जोंक हड्डी रहती है भैंस के अंदर रह जाती है, तो ऐसा होता है कुछ चूस रहा है, इसी तरीके से देश के किसानों को चूस कर चौक की तरह इतना समाप्त कर देगी। और वो दिन आज आ चुका है। अब कितने शर्म की बात है, देश के गृह मंत्री हैं वो, गृह मंत्री में पूरा देश का पुलिस उनके अंडर में आती है। एक देश का गृह मंत्री ये भाषण दे एक पब्लिक प्लेस पर आकर कि मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं, मैं और भी हूँ और मैं जानते सब लोग। यही भाषा एक बार संजीव बालाजी ने बोली थी गढ़ी में हमारे यहाँ के कि मैं कुटुंबा कुटुंबी का मंत्री हूँ और मैं केवल मंत्री नहीं हूँ और भी कुछ हूँ। ये भाषा अगर देश का गृह मंत्री बोल रहे हैं और उसके बाद जिसका बाप ये बात बोल रहा है, बेटे का जिसका बाप ये भाषा बोल रहा है उसका बेटा, तो समझेगा आपको कानून है ही देश के अंदर। जब मेरा बाप गृह मंत्री कह रहा है, उसने उसको लागू कर दिया। किस तरीके से, शायद मेरे ख्याल से एक देश के इतिहास में पहली घटना होगी है कि शांतिपूर्ण लोग बाहर आ रहे हैं अपने और पीछे से रौंद कर मारा गया है। किसी की टांग टूटी है, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का सिर फटा, तमाम लोग घायल हो गए, 5 लोग मर गए, वहाँ पथरा मरा, गोली मारी गई। इससे बड़ा जघन कांड हो सकता। और 1 मिनट भी मंत्री को अगर नैतिक वाले सरकार में पद पर रहने का हक नहीं बनता है, तो बात संयुक्त मोर्चा की मांग थी पहले से ही, इस मंत्री के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और जेल भेजा जाए और बर्खास्त किया जाए और बेटो गिरफ्तार किया जाए, इसको लेकर। और इनको टाइम दिया 7 दिन का। और जिस तरीके आज योगी जी ने कहा है कि बिना जांच के हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरा वीडियो वायरल हो चुके हैं, आप कार्रवाई करेंगे। एक कोई बेटा, एक लड़की, बीटेक लड़की और एक एमटेक लड़की, उनको तुरंत उन लड़कियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। आप देखिए आप। और काले झंडे दिखाने वाले किसान रोना आता कार से। अब हम सवाल पूछ जाते हैं, अरे भैया तुम काले पर से इतना घबराते हो, तुम्हारी आरएसएस की टोपी तो खुद ही काली है, तुम्हारा पूरा आरएसएस कुनबा जो राष्ट्रपतिवाद हमसे करता है वो तो टोपी काली उड़ता है भैया। तो टोपी काली उड़ता है, टोपी काली डर डाल क्या क्या? तो काले से आप डरते हो, लोग मारते हो। तो ये आंदोलन जो चल रहा है भारत का, 135 को लोग आंदोलन है, ये आंदोलन इस देश के सिस्टम के खिलाफ आंदोलन है, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है जहाँ एक हीरोइन का मकान अगर कुछ ढाता है, सरकार ढाती है महाराष्ट्र की, वो जेट प्लस कराई जाती है, उसको सुरक्षा कराई जाती है। और जहाँ एक रात में हरियाणा से लेकर पूरे बम्बई तक तमाम गरीबों के मकान उजाड़ दिए जाते हैं, तमाम उजाड़े जाते हैं, दिन दहाड़े सामान बाहर फेंक दिए जाते हैं। उस सिस्टम के खिलाफ की लड़ाई है देश की, और लड़ाई लड़ी जाएगी, किसान जीतेगा और ये हारेंगे। ये जो बात अभी बहुत बड़ी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिपाल जी ने कही कि किस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री की नायिका का अवैध मकान बुलडोजर से तोड़ने पर उसे जेट प्लस सुरक्षा दी जाती है और के देश के अन्नदाताओं के बच्चों को, परिवारों को, उनके सदस्यों को गाड़ियों से रौंदा जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से करनाल में एसडीएम ने किसानों के सर फुड़वाने का ऑर्डर दिया, किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों पर लठ बजाने का आह्वान किया, और किस तरीके से मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे देश की सरकार के
आपको बताता हूं 19 जनवरी 1990 का जिक्र मैं करता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के केंद्र में सरकार थी, तब आतंकवादियों ने कश्मीर खाली कराने का ऑर्डर दिया था और तब भी मक्खन लाल बिंद्रू की दवा की दुकान बंद नहीं हुई थी। कश्मीर से धारा 370 भी हट गई, नोटबंदी भी हो गई, बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक करके आतंकी मारे गए और आप सब ने देखा किस तरीके से आतंकवादियों के हाथों मक्खन लाल बिंद्रू को अब मरवाया गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, तालिबान के साथ भी इस सरकार के बड़े अच्छे संबंध हैं। 1999 में भारत की जेल में बंद आतंकवादियों को कंधार तक पहुंचाया गया था, जब आरएसएस की केंद्र में सरकार थी, तालिबान के साथ संबंध थे। और अभी तालिबान की दोबारा सरकार बन गई 15 अगस्त को। 16 सितंबर को 3000 किलो हीरोइन भी गुजरात में, जहां भाजपा की सरकार, वहां मंगवाई गई। और आतंकवाद का हमला भी 16 सितंबर को हमारे देश में हेरोइन आती है गुजरात में, 17 सितंबर को आतंकवादी कश्मीर में हमला करते हैं, 3 अक्टूबर को किसान रौंदे जाते हैं, 5 अक्टूबर को किसानों पर कश्मीर में आतंकी हमला होता है। आतंकी वारदात कराने वाले आतंकी भी हमारे देश में भाजपा परिवार की इच्छाधारी नाग हो गए हैं और तालिबान के ये ताबेदार हो गए हैं। देश का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, उसकी नसों में नशीला पदार्थ ड्रग्स घुसाने के लिए हेरोइन मंगाई जा रही है और किसान काले कानून हटाने की बात कर रहा है, वो कुचलवाए जा रहे हैं। और जिनका अवैध छज्जा गिराया उनको ब्लैक कमांडो और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और आखिरी बात फिर कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने कह दिया कि मेरा बेटा निर्दोष है, हमारे पास सारे सबूत हैं, सैया भय कोताल तो फिर डर काहे का, ये स्थिति हमारी हो गई है। हरिपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।